कई लोग कह रहे हैं कि ईरान के ऊपर जो अटैक हुआ है इसराइल की तरफ से ये एक पॉलिटिकल राइवलरी है। शॉकिंग बात यह है कि मेरे पास भी कमेंट्स में कुछ लोग जो मुस्लिम्स हैं उन्होंने लिखा कि ये पॉलिटिकल राइवलरी है, बस ये ईगो के ऊपर लड़ाई हो रही है, इसलिए ईरान के सुप्रीमो को मारा गया, रेजिम का डाउनफॉल जो है उसको लाया जा रहा है। लेकिन मैं कई बार इसको रिपीट करता हूँ, ये कोई बस पॉलिटिकल राइवलरी नहीं है बल्कि ज्योग्राफिकल लड़ाई है, एक रिलीजियस लड़ाई है, एरिया के लिए लड़ाई है। इसका मकसद बहुत बड़ा है और इस वीडियो में डिटेल में आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा समझाऊंगा। और इसमें ज़ायोनिस्ट अपनी प्रोफेसी फुलफिल करने द अवेटेड मसाया के लिए वो रास्ता बना रहे। कई लोग इसके ऊपर कहते हैं कि भाई इस चीज़ को मत कहो, लेकिन ये रियलिटी है। मुस्लिम्स में हदीस को फॉलो अगर करेंगे आप, और जोहर प्रोफेसी मैंने जैसा रिसेंटली वीडियो बना उसके अंदर भी उनका टाइम टेबल जो है वो सब इसी से मैच हो रहे हैं। और इसके बारे में खुद डॉक्टर इसरार अहमद ने ऑलरेडी कई साल पहले कह दिया था ईरान का डाउनफॉल आएगा, दज्जाल और इमाम मेहदी का अराइवल होगा। ईरान उनका टारगेट है, टारगेट नंबर 1 एक खास एतबार से, टारगेट नंबर 1 एक दूसरे एतबार से हम है, वो मैं बाद में अर्ज करूंगा। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा व्हाट नेक्स्ट, किस तरह से स्टेप वाइज लिया जा रहा है ईरान के बाद व्हाट नेक्स्ट, क्या बनने वाला है ग्रेटर इसराइल, और इमाम मेहदी का अराइवल किस तरह से इसमें लिंक्ड अप है। देखते हैं इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में। मेरा नाम है मोहम्मद एंड वेलकम टू माय चैनल द डार्क ट्रूथ। सबसे पहले सिंपल टर्म्स में मैं समझा देता हूं इसराइल और अमेरिका ने क्या बोलकर ईरान के ऊपर हमला किया, सुप्रीमो को क्या बोलकर हटाया। उन्होंने कहा कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर रहा है और ये भी कहा कि कई सारे जो यहूदी है, जो ज्यूज है, उनको ईरान मार रहा है, सैबोटाज मरवा रहा है। और साथ ही साथ अब तो रिपोर्ट्स ये भी आ रहे हैं कि इसमें सऊदी अरेबिया का भी बहुत बड़ा हाथ था ट्रंप को पुश करने के लिए, ईरान के सुप्रीमो को हटाने के लिए। ऐसा वॉशिंगटन पोस्ट में खुद दिया गया, या शायद ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने ये दलवा दिया पोस्ट के जरिए। तो एनीवे ये था ये रीज़न। लेकिन अब आते हैं इस पे असल शॉकिंग बात पर कि कुछ दिन पहले ईरान के एडमिनिस्ट्रेशन ने कह दिया था हम कोई न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप नहीं करेंगे, और वो एग्रीमेंट साइन करने के लिए तैयार हो चुके थे। ताजुब की बात यह है कि एग्रीमेंट साइन करने की बात ऑलरेडी इनके बीच में नेगोशिएशंस हुआ, और जब वो जमा हुए अपना मीटिंग के लिए, उस वक्त इसराइल और अमेरिका ने इनके ऊपर हमला किया, मतलब कि सामने वालों को दीवाना बनाकर उनकी गैदरिंग होने दिया, और उसके बाद इन्होंने अपना काम किया। तो यहाँ पर कोई इनको एग्रीमेंट, न्यूक्लियर बॉम्ब, ये चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ईरान तो एग्री कर चुका था, उनको हटाने का मकसद इनका था। अब यहाँ पर ये भी अभी लेटेस्ट न्यूज़ आ रहा है कि ट्रंप सीज फायर के लिए तड़प रहा है। ट्रंप शुरू से मैं कहता हूँ ही इज़ अ बिजनेसमैन, उसको जंग नहीं पसंद, उसको जंग के बहाने डरा धमका कर वो जो है पैसा निकालना चाहते हैं, अपने सीट को रखना चाहता है। लेकिन शॉर्ट में बोल दूं, एप्स्टीन फाइल्स निकलने के बाद ये सब जो मिडिल ईस्ट में ट्रंप ये जो बौखला गए, बौखलाने के बाद जो नेतन्याहू कह रहा है उसको जो एग्री कर रहे हैं, आप समझो एप्स्टीन फाइल्स में और क्या क्या लिस्ट में कुछ ऐसे खुलासे है जिनको नहीं किया जा रहा, और ये सब सडनली बौरान होकर एग्री कर रहे हैं ईरान के रिजीम को हटाने के लिए। आप काफ़ी समझदारी से इसको समझ आ सकते हैं। इसके बारे में मैंने वीडियोस बनाया था एप्स्टीन फाइल्स के 2-3, आप लोग चेक करो उसके अंदर। और ये भी कहा था कि एप्स्टीन फाइल से डाइवर्जन नहीं है वीडियो, ये जो हमला है ये डाइवर्जन नहीं है, बल्कि एप्स्टीन फाइल्स एक धमकी का इनका जरिया था नेतन्याहू और गैंग का अपने कामों को पूरा करवाने, जो अब हो चुका है। अब यहाँ पर आते हैं एक्चुअल पॉइंट पर, ग्रेटर इसराइल ये क्या चीज़ है, कैसा इस चीज़ से सब रिलेटेड है। ग्रेटर इसराइल देखा गया तो एक कॉन्सेप्ट है जो बताया जाता है कि ज़ायोनिस्ट इसको पूरा करने के लिए वेट कर रहे हैं, जहाँ पर इसराइल सिर्फ उतना सिलेक्टेड एरिया में नहीं है बल्कि अतराफ के जो कंट्रीज़ है उनके भी कुछ पोर्शंस वो ले रहा है। और यहाँ पर बताया जाता है वो स्ट्रेच होता है फ्रॉम नाइल, रिवर नाइल टू यूफ्रेट्स। कई सारे जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं उनके वो यही बताते हैं कि ग्रेटर इसराइल इस हिसाब से वो रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेटर इसराइल जो है कुछ उसमें मिडिल ईस्ट के अरब कंट्रीज भी है। अब आप सोचेंगे कि हाउ कम मिडिल ईस्ट की कंट्री कब से नेतन्याहू के अंडर आ जाएगा। सिंपल टर्म्स में 2 तरीके हैं, एक तो या तो उसको कब्जा करना और अपने अंडर कंट्रोल में ले लेना, जैसा आप देख रहे हैं गाजा का जो स्ट्रिप था उसको बमबारी कर रहे हैं, वेस्ट बैंक सब ये मार मार कर हमास को ख़त्म कर दिए हैं, कंट्रोल ज़ीरो कर दिए वहाँ पर, और उसको भी ये टेक ओवर करने ही वाले। इतना जल्दी नहीं, आराम आराम से ये जो कर रहे हैं अपने काम को बहुत तेज़ी से बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर दूसरा तरीका है पपेट रेजिम को बिठाना, या ऐसा धमका कर उन मिडिल ईस्ट कंट्री के लीडर्स को रखना, जैसा एप्स्टीन फाइल्स का किस्सा कि वो नेतन्याहू या जो भी ज़ायोनिस्ट रेजिम है उनकी बात वो खामोश सुन लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक रीज़न भी है कि ग्रेटर इसराइल का फॉर्मेशन करने के लिए ये ईरान के रेजिम को गिराया गया। और वहां पर प्रॉब्लम यही है, एयरफोर्स से तो बमबारी कर सकते हैं लेकिन बूट्स ऑन द ग्राउंड
जो सोल्जर्स होते हैं ज़मीन पर जाकर ईरान को टेक ओवर करना, ये अमेरिका इसराइल के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक पहाड़ी इलाका है अतराफ पूरा ईरान का, और वैसे पहाड़ी इलाकों का फ़ायदा सबसे ज़्यादा ईरानी सोल्जर्स ही ले सकते हैं, तो उनको हराना मुश्किल है। तो यहाँ पर सबसे इजी ऑल्टरनेट जो अमेरिका और इसराइल कर रहे हैं वो है रेजिम चेंज को रेवोल्यूशन लाकर क्रिएट करना। मतलब इतनी बमबारी करो, मेन सुप्रीमो सबको हटा दो, फिर बमबारी करो, फिर वहाँ के लोगों को उकसाओ कि तुम अपने लीडर को नए अपने चुनो। वो बताते हैं दुनिया को कि ये अपना लीडर चुन रहे, लेकिन इन्हीं का अपने पपेट को किसी को ये लोग बिठाने वाले आगे जाके। और आप देख रहे हैं जो भी ईरान के सुप्रीमो के गिरने के बाद जो खुश हो रहे हैं रोड पर, सब नंगे नाचने वाले ये लड़के लड़कियां हैं। वो आप समझ जाओ कि कैसे गधों को इस्तेमाल किया जा रहा है अमेरिका और इसराइल की तरफ से। ईरान के ऊपर अटैक होने के बाद, इसराइल अमेरिका की ये नए चाल के बाद आपने देखा होगा कि मार्केट में एक अजीब सा डिस्टेबलाइजेशन आ जाता है, इंस्टेबिलिटी हो जाती है। और ऐसे वक्त अगर ट्रेडिंग में कोई एक्सपर्ट है तो वो ऐसे इंस्टेबिलिटी का पूरा फायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग किस तरह से करना है पता नहीं है, कुछ डिसीजंस लेने में आप कॉन्फिडेंट नहीं हो और आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, तो पॉकेट ब्रोकर में कुछ ऐसे जबरदस्त फीचर्स है जिससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कि सोशल ट्रेडिंग, जिसको कहते हैं कॉपी ट्रेडिंग। यहां आप लीडर बोर्ड से किसी भी टॉप ट्रेडर को सेलेक्ट कर सकते हो, बस फिल्टर्स और लिमिट सेट करो और उनके ट्रेड्स ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएंगे। मतलब आप प्रोफेशनल ट्रेडर्स के साथ अर्न कर सकते हो बिना खुद मार्केट भी एनालाइज किए। एक और फीचर है ट्रेडिंग सिग्नल्स। प्लेटफॉर्म रेडी टू यूज ट्रेडिंग सिग्नल्स प्रोवाइड करता है। डायरेक्शन, टाइमिंग, सिग्नल स्ट्रेंथ और एक्सपायरी सब मेंशन किया जाता है और सिर्फ एक क्लिक में ट्रेड ओपन हो जाता है। तो ये बिगनर्स के लिए परफेक्ट गाइड है, इवन अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता है। एक और फीचर है इंडिकेटर्स। अगर आप खुद एनालिसिस करना चाहते हो तो स्टैंडर्ड इंडिकेटर्स आप डायरेक्टली चार्ट पर अप्लाई कर सकते हैं, कस्टमाइज भी कर सकते हैं, मल्टी चार्ट मोड भी यूज कर सकते हैं। पूरा फ्लेक्सिबल सेटअप आपको मिलेगा। सिग्नल फॉलो किया, ट्रेड ओपन किया और यस, प्रॉफिट बुक्ड। अगला फीचर है डेली बोनस। सिर्फ 2 ट्रेड्स ओपन करते ही बोनस कैलेंडर एक्टिव हो जाता है और अगर आप कंसेक्यूटिव डेज एक्टिव रहते हैं तो डेली रिवॉर्ड्स भी आपको मिलेंगे। नेक्स्ट फीचर है डिपॉजिट एंड विड्रॉल। डिपॉजिट और विड्रॉल दोनों फास्ट और सिंपल है। यूपीआई, क्रिप्टो और मल्टीपल मेथड्स ऑफ पेमेंट्स अवेलेबल है। जीरो कमीशन और कन्वीनियंट विड्रॉल प्रोसेस। अगर आप ट्रेड स्टार्ट करना चाहते हो तो मेरे इस प्रोमो कोड को यूज कीजिए, इससे आपको मिलेगा 100% बोनस। मतलब कि अगर आप 1000 रुपए डिपॉजिट करेंगे तो आपको 2000 आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो गया। तो बहुत सिंपल है, स्मार्ट टूल्स यूज करो और स्मार्ट ट्रेडर्स के साथ अर्न करो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाओ, रजिस्टर करो और आज से ही ट्रेड करना स्टार्ट करो। अब यहां पर आते हैं पॉइंट पर कि ईरान क्यों, ईरान पर ऐसा हमला क्यों किया गया। देखा गया तो ईरान ही नहीं, सद्दाम हुसैन इराक हटाया गया सेम तरीके से, गद्दाफी लिबिया हटाया गया सेम तरीके से। ईरान मिलिट्री पावर बहुत ज्यादा था, तो ट्रंप यहां पर जंग नहीं चाहता क्योंकि अमेरिका कभी भी डाउनफॉल उसका हो सकता है। बहुत इकोनॉमी इसकी वीक हो रही है, डॉलर का रेट एकदम अलग लेवल पे जा रहा है, तो ये चीज़ों में ट्रंप परेशान है। लेकिन नेतन्याहू उसको खींच कर ला रहा है धमका कर। और यहाँ पर ईरान था सबसे बड़ा लीडर एक्सेस ऑफ रेसिस्टेंस का, जहां पर कई सारे कंट्रीज है, फलस्तीन के लोग, यमन के हुतीस, ये सब ये पूरे सपोर्ट में थे ईरान के फलस्तीन के बॉर्डर्स को सेफ रखने के लिए। अब कई सारे लोग कह रहे हैं कि फलस्तीन का मकसद नहीं था, बल्कि ईरान अपना शियाइज्म को हर जगह रखना था, वो चाह रहा था। देखा जा सकता है सीरिया में उसमें प्रॉक्सी तरीके से ईरान अपना दबदबा रख रहा था, लेकिन एटलीस्ट फलस्तीन के लिए कोई तो कुछ कर रहा था। यहाँ पर उनको ये तोड़ना था, फलस्तीन के लिए ये लीडर को हटाओ, इसके साथ के ग्रुप्स को हटाओ, अब हम पूरी तरह मिडिल ईस्ट को टेक ओवर कर सकते हैं, जो ये ज़ायोनिस्ट करें और ऑलरेडी वो कर रहे हैं, देख सकते हैं आप। और यहाँ पे ईरान फंड करता था हिजबुल्लाह को लबनान में, कई सारे इराक और सीरिया में मिलिशिया ग्रुप्स थे। तो लेकिन वो शिया वर्सेस सुन्नी टाइप के आप बोल सकते हो। उधर फलस्तीन के जो आम ग्रुप्स है यहूदियों के खिलाफ, ये ज़ायोनिस्ट के खिलाफ, इनकी फंडिंग थी इसमें। तो ये एक तरह से ईरान बहुत बड़ा कांटा बना हुआ था यहूदियों के लिए। इससे पहले एक वीडियो में मेरे पास कमेंट भी आया कि ईरान और कांटा बोलकर हंसते हुए इमोजीज है। हंसने वाले वो लोग हैं जो इनके खुद के मिडिल ईस्ट के जो लीडर्स है वो तो खामोश बैठकर ये सब देख रहे हैं तमाशा। फलस्तीन के मारते वक्त वो खामोश देख रहे थे, आज तो सपोर्ट ओपनली इसराइल को कर रहे हैं। पता नहीं हंसी किस पे वो हंस रहा है, खुद पे हंसना चाहिए देखा गया तो। अब यहाँ पर देखेंगे कि मिडिल ईस्ट में जो जंग हो रही है कई जगहों पर, क्या हिसाब से पिछले 30 साल से बॉर्डर्स इरेज हो रहे हैं मिडिल ईस्ट के कंट्रीज के। बॉर्डर्स इरेज का मतलब क्या है? इराक आप देखेंगे एक जमाने से लड़ाई हो रही है, 9/11 के बाद इराक को जबरदस्ती मारा गया, तबाह कर दिया गया, सद्दाम हुसैन को गिराया गया और वहां से आज तक इराक अनस्टेबल है। अभी तक आपको कौन उसका प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंट क्या है कि किसी को कुछ भी पता नहीं। मतलब है कोई ना कोई, लेकिन नो वन पॉपुलर। मतलब एक परेशानी का एक माहौल चल रहा है, ग्रुप्स बने हुए, सबका अपना एरिया के हिसाब से एक तमाशा चल रहा है। डिस्टेबलाइज हो चुका है इराक। तो यहाँ पे बोल सकते हैं इराक के बॉर्डर्स नथिंग के बराबर है।
दूसरा है सीरिया। सीरिया में तमाशा चल रहा है, शिया सुन्नी की लड़ाई चल रही है, आज तक भी एक तमाशा चल रहा है। उसका लीडर जो है हरामी, वो एक नंबर का, वो भाग गया वहां से। सीरिया भी तबाह हो चुका है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है, बॉर्डर्स इरेज्ड। फिर आप देख सकते हैं लबनान। लबनान में गवर्नमेंट पूरा अनस्टेबल है। फिर आप देख सकते हैं जॉर्डन, इजिप्ट, यूएई, सऊदी अरेबिया, इनका क्या हाल है आपको खुद ही मालूम अभी फिलहाल। और अब लास्ट बैरियर था जो मिलिट्री पावर में बोल सकता, वो था ईरान। सुप्रीमो को खत्म कर दिया गया। और यहां पर आते हैं पॉइंट पर, ग्रेटर इसराइल से रिलेशन क्या है इन चीजों का। एरियाज को खत्म करना, अपना दबदबा रखना, वीक रखना तरफ का एरिया, ग्रेटर इसराइल का फॉर्मेशन होना, एक्सपेंशन। ज़ायोनिस्ट ये जो यहूदियां हैं, उनके तलमुद तोरा में बताया गया कि टेरिटरी उनको प्रॉमिस्ड है, उनको वादा किया गया है एक ज़मीन उनकी किताबों के हिसाब से। और ये ज़मीन किसके लिए? उनके अपने मसीहा के अराइवल के लिए, एज अ किंग जब वो आएगा, थ्रोन पे जब वो बैठेगा। क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम्स में उसको कहते हैं एंटी क्राइस्ट और दज्जाल। यहाँ पर स्कॉलर्स कहते हैं कि ये ग्रेटर इसराइल का फॉर्मेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि ज़ायोनिस्ट अपनी प्रोफेसी को फॉलो कर रहे हैं और यहाँ पर वो अपने थर्ड टेम्पल को बनाने की तैयारी कर रहे हैं। कहाँ पर? मस्जिद अल अक्सा के ऊपर। वो हटा देंगे, पता नहीं जलजले के जरिए, फेक बनाकर हाथ से, या कोई मिसाइल, ये जो जंग है बताएंगे एक आध मिसाइल गलती से गिर के वहाँ चले गया और वो मिसाइल किसी और के ऊपर डालेंगे ज़ायोनिस्ट। क्योंकि अभी फिलहाल देखा जा सक रहा है कि ईरान कह रहा है कि सऊदी के आराम को और यूएई के जो कई सारे मिसाइल से ये मैं नहीं कर रहा हूँ। और कुछ अभी मोसाद के एजेंट पकड़े गए जो खुद बमबारी के डिवाइसेस को प्लांट कर रहे थे सऊदी यूएई में, ऐसे कुछ जगहों पे वो पकड़े गए। मतलब ये जो ज़ायोनिस्ट होते हैं वो बताते हैं कहीं और, खुद ही वो काम करके हटके फिर बोलते हैं ये उन्हीं का आदमी कर रहा है। If it was up to me, I would pretend that one missile came from Iran and shoot it down. Shoot it down into the Dome of the Rock in Al-Aqsa. Destroy what's on what the Israelis call the Temple Mount and blame the Iranians. तो यहाँ पर ईरान पर ब्लेम डाला जा रहा है। ऐसे ही कुछ कर सकते हैं मस्जिद अल अक्सा के ऊपर, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, लेकिन कुछ ना कुछ तबाही करके ये बताएंगे कि जंग में आप ही के लोगों ने ये कर दिया। अब इसके रिलेटेड क्या वाकई में एक्टिव है ये लोग? क्या थर्ड टेम्पल बनेगा या बस ये एक हवाई बातें? डॉक्टर इसरार रहमान ने भी कई साल पहले इसके बारे में बताया था, लॉजिकल तरीके से, हदीस को लेकर और पॉलिटिकल सिचुएशंस को लेकर, कि ईरान वन ऑफ द लास्ट पावरफुल नेशंस रहेगा मिलिट्री का, उसका डाउनफॉल लाएंगे और उसके बाद ग्रेटर इसराइल का अपना फॉर्मेशन का बहुत स्पीड अप काम शुरू होगा, क्योंकि लास्ट बैरियर रहेगा ईरान, जो अभी फिलहाल लोग कह रहे हैं कि इसी बात से रिलेटेड है। सिर्फ इतना ही नहीं, रेड हाइफर्स जो बछड़े होते हैं लाल, उनकी ब्रीडिंग की जा रही है तेजी से ताकि उनको जुबा किया जाए जल्द से जल्द। ऑलरेडी इसके मॉक सेशंस हो रहे हैं। इसके बारे में सबसे पहले मैं कह सकता हूं, मैंने वीडियो बनाया था तकरीबन 3-4 साल पहले रेड हाइफर्स के बारे में। उसके 1-2 साल के बाद लोगों को पता चला था कि क्या था। मेक श्योर आप वो भी चेक करो। रिसेंट 1 साल में प्रीस्ट को ट्रेनिंग दी जा रही है इनके थर्ड टेम्पल में, किस तरह से ये बोलना चाहिए, मतलब जो भी मंत्र पढ़ना चाहिए। टेम्पल वेसल्स और गारमेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है, मतलब उनके पुराने ट्रेडिशनल टाइप से जो है ये ऑलरेडी ये कपड़े वपड़े ये सब सीना करना शुरू कर दिए हैं। ब्लू प्रिंट्स रिलीज किए गए थर्ड टेम्पल का। अगर आप देखते हैं रिसेंट इमेजेस अगर आप मारेंगे तो थर्ड टेम्पल के इमेजेस आना शुरू हो चुके हैं। ये जो ब्लू प्रिंट्स है, मॉडल जो है वो बनाकर डिस्प्ले भी करना शुरू कर दिया। मतलब ओपनली ये चीज आ चुकी है। आज से 10 साल पहले जब मैं बोलता था इन चीजों के बारे में लोग हंसते थे, आज ये सब अनफोल्ड हो रहा है क्योंकि उनको नहीं पता था कि इतनी तेजी से लोग इतनी स्मार्टली काम करेंगे। अब यहां पर आते हैं कि दज्जाल जब आएगा ईरान से, फिर उसका क्या रिलेशन होगा। हदीस सही मुस्लिम 2944 में दिया गया कि द दज्जाल वुड बी फॉलोड बाय 70,000 ज्यूज ऑफ इस्फहान वेयरिंग पर्शियन शॉल्स। मतलब कि जब दज्जाल अपीयर होगा या अपने आप वो निकलेगा, इस्फहान के यहूदियों के साथ वो आएगा 70,000, वो भी 70,000 इस्फहान के यहूदियों के साथ वो चलेगा पर्शियन शॉल्स पहनकर। इस्फहान एक शहर है ईरान में, पर्शियन शॉल्स ईरान का ही। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि खुद हदीस में बताया गया कि एक वक्त आएगा जब वो पूरी माइट के साथ अपने आर्मी के साथ वहाँ आएगा, निकलेगा, तो उसके पीछे ये लोग रहेंगे। इसका मतलब यही है कि आगे जाकर ईरान इन्हीं के हाथ में होगा, या ऑलरेडी आप बोल सकते हैं कि रास्ता उसका बनना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर पॉइंट पर आते हैं कि डाउनफॉल और कौन से कंट्रीज का हुआ। अफगानिस्तान तबाह हुआ 2001 से आज तक तबाह है। एक गवर्नमेंट को है, अभी वापस तालिबान वहां पर आ चुका है, लेकिन वो बहुत ही एक डेलिकेट पोजीशन में। फिर हुआ इराक की तबाही 2003 में, आज तक भी तबाह है। 2011 में लिबिया, 2011 में सीरिया, 2020 में अब्राहम अकॉर्ड्स के बारे में बताया गया। अब्राहम अकॉर्ड्स के हिसाब से सारे ये जो यहूदी, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स है, ये लोग एक ही किताब के बताते हैं अपने आप को, अहले किताब, और मतलब एक तरह से सेम बिलीव्स बोल सकते हैं आप।
और ये हिसाब से ये लोग एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं। इन क्लियर टर्म्स बोला गया तो हाथ मिला चुके हैं। फिर आप देख सकते हैं 2023 का 2023 का गाजा का क्या हाल हुआ, तबाह कर दिया गया, कोई कुछ नहीं कहा, तो वो भी इनके अंडर आ गया, मतलब न्यूट्रलाइज होते जा रहे सब एरियाज। फिर उसके बाद ईरान के ऊपर हमला होने से पहले होशियारी से पाकिस्तान अफगानिस्तान को भिड़ा दिया गया, दोनों एक दूसरे में मसरूफ, ताकि वो ईरान के हमले पे इधर सपोर्ट में ना आ सके, तो ये भी कॉम्प्रोमाइज हुआ जा रहा है। फिर अब 2026 में आप देख सकते हैं ईरान को रेजिम को गिरा दिया गया। फिलहाल बमबारी चल रही है, वापस डिफेंसिव मोड में है ईरान। अब नेक्स्ट क्या हो सकता है मेरे हिसाब से, पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है, मुस्लिम कंट्री है, तो इसको भी टारगेट किया जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं पाकिस्तान ऑलरेडी जब से न्यूक्लियर पावर उसने आपको डिक्लेयर किया, तबाही मची हुई है वहां पर। गवर्नमेंट तो ऐसा डोमिनोज की तरह गिरते रहते हैं, एक गिरा दूसरा उठा, मतलब एक के बाद एक पूरे गिरते जा रहे हैं। तो यहां पर ये बहुत होशियारी से ज़ायनिज़्म लॉबी ने अपना काम किया। मिडल ईस्ट के कंट्रीज को इस्तेमाल करते हुए, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन हमारे अपने मिडल ईस्ट के कंट्रीज पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करके रखे हुए। इमरान खान जो काफ़ी वोकल था, उसको तरीके से जेल में डाला गया और आज गुंडागर्दी चल रही है पाकिस्तान में। आप देख सकते हो लीडर्स पपेट्स है पाकिस्तान के। पाकिस्तान इंडिया को भिड़ा दिया जाएगा, उनमें जंग की जाएगी और यहाँ पर पाकिस्तान को न्यूट्रलाइज शायद किया जाएगा। अब उसके दो तरीके, या तो जंग के जरिए या गवर्नमेंट को इतना कमजोर कोई गवर्नमेंट के आदमी को रखे कि वो जैसा बोलेगा, डॉगी रोल बोले तो वो रोल होना शुरू हो जाएगा, शायद वो ऐसा वक्त आएगा। टर्की जो लास्ट नेटो मुस्लिम पावर है, उसको भी न्यूट्रलाइज शायद ये लोग करेंगे किसी न किसी तरीके से। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसा टर्की के ऊपर हाथ उठाया जाएगा, एर्दोगान तो काफ़ी पावरफुल है। देख सकते हैं आप, रिसेंट कुछ सालों से इकोनॉमी वीक है टर्की की, वो खुद भी इसलिए परेशान है एर्दोगान। एक तो एज हो गई, दूसरी चीज़ सिर्फ स्टेटमेंट्स के हद तक रह गया आज टर्की को पता है कि अगर वो सामने स्टेप होगा, बाकी पूरे उसके साथियां जो है वो एक कदम पीछे लेंगे तो तबाही के रास्ते पे। तो यहाँ पर सबको अपनी अपनी कंट्री को देखना ज़रूरी हो चुका है। ये हालात ऐसे हो गए क्योंकि किसी में वफादारी नहीं है। ईरान के हमले में आप देख लो, कोई सामने नहीं आया, खतर ने भी अपने टाइस कट कर दिया, टर्की खामोश है। तो यहाँ पर इसको भी कुछ ना कुछ तरीके से, इकोनॉमिकली हो या कोई ना कोई तरीके हो, इसको शायद खामोश बिठा देंगे। अगर आपको नहीं पता, ऑलरेडी एक स्टेटमेंट आ चुका है अमेरिका की तरफ से कि अगला ईरान हमारे लिए है टर्की। मतलब कि अभी इसे ये लोग धमका के बता दे रहे हैं कि अगर टर्की उठेगा हम इसको भी तबाह करेंगे। और ये सब हो जाएगा जब मस्जिद अल अक्सा पे इनकी नज़र पूरी तरह आएगी अपने थर्ड टेम्पल को लाने के लिए। कैसा, किस तरह से, अल्लाह आलम। अब यहाँ पर आते हैं इसके बाद का फाइनल टॉपिक पर, इमाम मेहदी का अराइवल कैसा। शिया के अपने बिलीव्स है, सुन्नी के अपने बिलीव्स है, लेकिन मैं जनरल टर्म में बताऊंगा ये चीज़। अब यहाँ पर देखते हैं कि अभी तक क्या क्या प्रोफेसीज के हिसाब से कंप्लीशन हो चुका है। जब वक्त आएगा, एन वक्त बताया जाता है कि मुसलमान एक दूसरे से लड़ने में रह जाएंगे। अभी फिलहाल आप देख सकते हैं वही चल रहा है। एक और हदीस में बताया गया कि मुस्लिम्स के ऊपर नॉन मुस्लिम्स जो नेशन से वो गैदर करेंगे, वो उनके ऊपर टूट पड़ेंगे, जैसे कि मुसलमान एक खाना है दस्तरखान के ऊपर। आज के दौर में आप देख सकते हैं यही हाल हो चुका है। एक और हदीस में बताया गया कि समंदर की झाग की तरह मुस्लिम्स रहेंगे, मतलब कि इतना वास्ट न्यूमरस पॉपुलेशन रहेगा, लेकिन झाग जो फोम होता है सी का, समंदर का, काफ़ी कमज़ोर होता है। देखा गया तो पानी की मार और एक फोम के मार में बहुत फ़र्क होता है। तो यहाँ पर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया कि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रहेगी लेकिन कमज़ोर रहेंगे मुस्लिम्स। आज का पीरियड आप देख सकते हैं वही है, पैसा है, ऑयल का पैसा, हथियार है, सब है, लेकिन डरपोक बन चुके हैं। आम पब्लिक की बात नहीं कर रहा हूँ, लीडरशिप की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। और लेकिन आप देख सकते हैं कई सारे लोग भी इसमें आजकल, मैं एक मिडल ईस्ट का एक कंट्री का क्लिप देख रहा था, ऊपर से मिसाइल जा रहा है ईरान के तरफ मारने के लिए या करने के लिए, और वो लोग नाचते देख रहे, फिर अपना नाच रहे, मतलब कि नो वन केयर्स। अपना ही एक मुस्लिम कंट्री अगर गिर रहा है। एक और हदीस है जहाँ पे बताया गया कि नंगे पैर जो शेपर्ड्स है, बकरी चराने वाले, ये बड़े बड़े बिल्डिंग बनाने में एक दूसरे से कंपटीशन लगाएंगे। आज वो हो रहा है, आप देख लो, दुबई, सऊदी अरेबिया, सब 100 साल 150 साल पहले ये क्या थे, वही बकरे चराने वाले लोग थे। वक्त एकदम कम दिखेगा। आज के पीरियड में देख सकते हैं कि टाइम ऐसा जा रहा है, कोई इसमें वो नहीं, बल्कि आदमी इतना मसरूफ हो चुका कि उसको वक्त का अंदाजा नहीं हो रहा। देखते ही देखते 3 महीने, तीसरा महीना टच हो चुका। 2026 स्टार्ट हुआ, ऑलरेडी तीसरे महीने में हम लोग। म्यूजिक हर जगह हो जाएगी, तबाही हर जगह रहेगी, जंग हर जगह होगा, यूफ्रेट्स ड्राई होने वाला है, जो यूफ्रेट्स रिवर है, और उसके बाद सोना उगलेगा। और ये चीज़ का अब बहुत जल्द लोग इंतज़ार कर रहे हैं। और जेरूसलम उसके बाद एज ग्लोबल पावर बनेगा, सेंटर ऑफ ग्लोबल पावर। यही इनका मकसद है, ये इनका रोड मैप है जो भी कर रहे हैं। और थर्ड टेम्पल उसके बाद ये बनाएंगे। जो एक्टिव ये लोग देख रहे हैं अतराफ के जो चीज़ें, वो तो ऑलरेडी एक्टिव हो चुके हैं। फिर इसके बाद होगा द इमरजेंस ऑफ इमाम मेहदी।
मतलब कि ये सब जब होगा, तबाही जब हो जाएगी, मुस्लिम्स परेशान रहेंगे, तबाह हो जाएंगे हर तरफ से, जब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा। ये बताया जाता है कि खुरासान एरिया है, प्रोविंस, जहाँ से इमाम मेहदी निकलेंगे। शियाज का अपना वर्जन है, सुन्नीस कहते हैं कि अफगानिस्तान वैसे एरियाज़ में से। तो हो सकता है ये जो अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट है तालिबान की, वो शायद वो बस खामोश इसलिए रह रहे हैं, पेशेंस के साथ सब शायद इंतज़ार करें। ये फिर भी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका अपना क्या पॉइंट ऑफ व्यू, आप इसके बारे में कमेंट कर सकते हैं। और फिर इमाम मेहदी आएंगे, वो जंग लड़ेंगे कई सारे जगहों पर, मुस्लिम्स को वापस स्ट्रॉन्ग करेंगे। फिर उसके बाद होगा द अराइवल ऑफ दज्जाल, जो काफ़ी वक्त है देखा गया। तो इसके बाद फिर ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे। अब ये जो चीज़ है, ये जो मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ, एक तो मैं बेचारा एक रील देखा, उसने तो कहा कि 2027 में अगले साल इमाम मेहदी आ जाएंगे। पता नहीं ये कैसा, ऐसा लोग कुछ भी बना ले रहा है लेकिन वक्त होगा कुछ ना, ये कोई रातों रात चीज़ नहीं होती, लेकिन स्टेप बाय स्टेप ये रास्ते में तो है हर चीज़। क्योंकि इमाम मेहदी के बारे में ये कहते हैं, वो अराइव होने से पहले कुछ पॉइंट्स है कि पूरे वर्ल्ड में इनजस्टिस रहेगा, मुस्लिम्स को तबाह किया जाएगा, मिडल ईस्ट में बड़े वॉर्स होने वाले हैं, मुस्लिम लैंड्स में डिवीजन होगा, एक दूसरे से लड़ने लगेंगे, और कॉन्फ्लिक्ट बहुत रहेगा शाम को लेकर। शाम जो है ग्रेटर सीरिया का एरिया, और आप देख सकते हैं सीरिया तबाह हुआ है। और कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि जो इराक का हाल है, सीरिया का हाल है, ईरान का जो हाल है, ये तबाह होने के बाद इसराइल का भी जो एक्सपेंशन रहेगा, वो सब रास्ता है इमाम मेहदी का अराइवल का। तो ये था, आप एक देख सकते हैं, एक सिंपल तरीके से मैं बता, रिलेशन टाइम टेबल कि ईरान के डाउनफॉल के बाद ग्रेटर इसराइल का फॉर्मेशन, ग्रेटर इसराइल के बाद थर्ड टेम्पल, मस्जिद अल अक्सा पे शायद कुछ करेंगे लोग, अपना थर्ड टेम्पल बनाएंगे, दज्जाल की तैयारी ये लोग करेंगे, उसके बाद इमाम मेहदी अराइव होने वाले, उनका इमरजेंस होने वाला है, फिर उसके बाद दज्जाल, और इस तरह से सीक्वेंस। कोई रातों रात होने वाली चीज़ नहीं है, इसको भी वक्त लगेगा, लेकिन दिस इज़ द रोड मैप जो आगे होने वाला है। तो जैसा मैंने सवाल स्टार्टिंग में कहा कि व्हाट नेक्स्ट, तो ये मेरे हिसाब से दिस इज़ समथिंग दैट विल हैपन नेक्स्ट। और अगर आपको डिटेल चाहिए तो डॉक्टर इसरार अहमद के आप स्पीचेस देखिए, जहाँ पे उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया कि और क्या क्या हो सकता है। इतना है कि कुछ चीज़ें उसमें वक्त के हिसाब से चेंज हो रहे, लेकिन मेजॉरिटी जो उनके स्पीचेस है आज आप कनेक्ट पूरी तरह कर सकते हैं। तो आपका क्या नजरिया है इस सब चीज़ों को लेकर? क्या अभी भी आप बोलते हैं कि ये बस एक पॉलिटिकल राइवलरी है, बस एक दुश्मनी थी जिसकी वजह से ईरान के लीडर को गिरा गया, या ये एक रिलीजियस वॉर है, एक मकसद है इस ज़ायनिस्ट इसराइल का जो उसने ये वांटेडली किया ईरान के ऊपर? क्या नेक्स्ट हो सकता है? आपका अपना क्या ओपिनियन है इसके बारे में नीचे कमेंट करिए, और शेयर करिए इस वीडियो को जितना हो सके अपने हर सोशल मीडिया हैंडल पर, और सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे द डार्क ट्रूथ। जब तक मिलता हूं मैं बहुत जल्द, अपना ख्याल रखिए।